गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं भारत का भूगोल। भारत के भूगोल में हम एक क्रम में चल रहे थे, उसमें हमने पढ़ा था जियोलॉजिकल टाइम स्केल, भारत की भूगर्भिक संरचना। उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और आज आगे बढ़ने वाला क्रम क्या है, हमने चट्टानों के बारे में पढ़ा। चट्टानों में भी कौन सा कि हमने जो डाना था उसके हॉलैंड के अनुसार जो वर्गीकरण देखा था, आद्य क्रम, उसके बाद में पुराण समूह के बाद में द्रविड़ समूह के बाद में आर्यन समूह। तो आज आद्य कल्प की जो चट्टानें थी उनमें थी आर्कियन और धारवाड़। आद्य कल्प में कौन सी चट्टानें थी? आद्य कल्प या आद्य समूह की बात करें, आद्य समूह में दो चट्टानें थी। कौन कौन सी? एक तो कौन सी थी? आर्कियन क्रम की चट्टानें, और दूसरी कौन सी थी? धारवाड़ समूह की चट्टानें। दूसरी कौन सी थी? धारवाड़ समूह की चट्टानें। क्लियर? तो आर्कियन व धारवाड़ समूह की चट्टानें थी। उनमें आज सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं आर्कियन समूह की चट्टानें। तो हमने इससे पहले स्पष्ट किया था, पिछले वीडियो में बताया था कि आर्कियन क्रम क्या था और आर्कियन के साथ साथ धारवाड़ क्रम क्या था। इनकी थोड़ी सी विशेषता बताई थी। वो किस आधार पे? टाइम स्केल के आधार पे। तो टाइम स्केल की बात करें तो ये आर्कियन समूह है या ये आद्य समूह है। आर्कियन क्रम की जो चट्टानें मिलती हैं वो कौन से में? तो मैं डाल देता हूँ यहाँ पे प्री पेलियोजोइक महाकल्प में। कौन से में? प्री पेलियोजोइक महाकल्प में ये चट्टानें देखने को मिलती है, आर्कियन क्रम की चट्टानें। क्लियर? जो लगभग 460 से लेके 60 करोड़ वर्ष तक माना जाता था। क्लियर? ये यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। इसके बाद में हम पढ़ते हैं आर्कियन क्रम की चट्टानें। तो आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं वो वास्तव में क्या हैं, कैसी फैली हुई हैं, इनके बारे में पढ़ते हैं। आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं, देखो इनकी बात करें तो इनकी शब्दावली आती है। सबसे पहले आर्कियन शब्दावली का प्रयोग किसने किया था? तो जे.डी. डाना ने 1782 में किस शब्दावली का प्रयोग किया? आर्कियन शब्दावली का प्रयोग। कौन सी शब्दावली का प्रयोग किया? आर्कियन शब्दावली का प्रयोग कब किया गया? 1782 में। किसने किया? जे.डी. डाना ने किया। और इस शब्दावली के आधार पर ही इस समूह की चट्टानें पढ़ते हैं। अब देखो इस समूह की जो शब्दावली थी उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। आर्कियन क्रम की जो चट्टानें हैं उनका निर्माण किस प्रकार हुआ? क्या बात करते हैं? निर्माण की। तो कहा जाता है कि पृथ्वी पहले आग का धधकता हुआ गोला थी, सूर्य के समान चमकता हुआ धधकता हुआ आग का गोला थी। धीरे धीरे इसमें क्या हुआ? शीतलन और संकुचन हुआ, जिससे जो ऊपरी भूपरपट्टी थी उसमें कुछ परिवर्तन हुआ और इसी के माध्यम से किसका निर्माण हुआ? आर्कियन क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ। अर्थात ये कह सकते हैं कि सबसे पहले किनका निर्माण हुआ? आर्कियन क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ। और आर्कियन क्रम की चट्टानों का निर्माण होने के कारण ही इनको क्या कहेंगे? अब सबसे प्राचीनतम चट्टानें कौन सी हैं? तो बात आती किसकी? आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं। अब सबसे प्राचीन क्योंकि सबसे पहले बनी थी, और सबसे पहले बनी तो क्या होगी? प्राचीन होगी। तो इनको क्या कह सकते हैं? मूलभूत चट्टान भी कहा जा सकता है। मूलभूत चट्टान भी कहा जाता है। जब देखो आग का धधकता हुआ गोला थी और वह शीतलन संकुचन के माध्यम से क्या हुआ? परिवर्तन हुआ। अर्थात आपके लावा, मैग्मा, इनमें क्या हुआ? शीतलन संकुचन हुआ या रूपांतरित हुई। तो इसके साथ साथ क्या बोल सकते हैं? रूपांतरित। ठीक है, इसके साथ साथ क्या बोल सकते हैं? रूपांतरित। या क्या बोल सकते हैं? परिवर्तित चट्टानें। या क्या बोल सकते हैं? परिवर्तित। क्यों? क्योंकि ये किस में प्रधानता है? निस में परिवर्तित हो गई, जैसे ग्रेनाइट निस वगैरह। तो ये क्या होगी? परिवर्तित हो गई। तो एक बात तो यहाँ पर समझ हो गई कि ये प्राचीन चट्टानें, इनको मूलभूत चट्टानें कहते हैं, इनको रूपांतरित या परिवर्तित चट्टानें कहते हैं, जो क्या है? निस के रूप में वर्तमान में इसके साक्ष्य देखने को मिलते हैं। अब वर्तमान रूपरेखा में देखें
तो ये विश्व, अगर विश्व की बात करें तो मैंने बताया था कि आर्कियन सेल समूह है विश्व में सर्वाधिक क्षेत्र पर लगभग 87.6% भाग पर यह फैली हुई है। पर भारत के दृष्टिकोण से देखें तो भारत के लगभग 2/3 भाग भारतीय प्रायद्वीप के लगभग 2/3 भाग पर क्या है, आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं। भारत के लगभग 2/3 भाग पर आर्कियन क्रम की चट्टानें क्या है, फैली हुई है। अब वो किस रूप में है, तो 2/3 जो भाग है, जो 2/3 भाग है वो क्या है, वर्तमान स्वरूप की दृष्टि से देखा जाए तो कुछ क्षेत्रों में ही यह ऊपरी परतों के रूप में दिखाई देता है। ऊपरी परतों के रूप में क्या है, परतों के रूप में दिखाई देता है। अब ऊपरी परतों के रूप में कहाँ कहाँ दिखाई देता है, तो एक तो कौन सा हो गया, दक्षिणी पर्वत, एक तो कौन सा हो गया, दक्षिणी पर्वत। इसके साथ साथ ले बुंदेलखंड वाला क्षेत्र। दूसरा इसके साथ साथ कौन सा ले, आपके अरावली वाला क्षेत्र, अरावली पर्वतीय प्रदेश में भी दिखाई देते हैं। अब ये तो ऊपरी परतों में। अब आंतरिक क्षेत्र की बात करें, आंतरिक क्षेत्रों में कहाँ कहाँ है, तो आंतरिक क्षेत्रों की बात करें तो हिमालय के गर्भ में ये दिखाई देती है, हिमालय के गर्भ में ये दिखाई देती है। जैसे मान लीजिए लद्दाख वाला क्षेत्र, ठीक है। इसके साथ साथ कराकोरम वाला क्षेत्र है, वहाँ पे ये दिखाई देती है। इसके साथ ही आप ऊपरी क्षेत्र में भी देखें तो आपका मेघालय वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर भी ये दिखाई देखने को मिलती है। तो ये इनकी मुख्य जो इम्पोर्टेंट बात है वो है कि ये प्राचीन चट्टानें हैं। इस शब्दावली का प्रयोग जेडी डाना ने किया था 1782 में। ये रूपांतरित चट्टानें हैं, शीतलन संकुचन इनके माध्यम से किसका निर्माण हुआ, आर्कियन क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ। क्लियर यहाँ तक। अब इसके बाद में जब ये आका, ददकता व गोलार्ध सबसे प्राचीन बने तो उस समय तो जीव की उत्पत्ति नहीं थी, तो इनमें जो जैविक क्रिया है या बोल सकते हो जीवन था, या बोल सकते हो जीवन, वो क्या था, संभव ही नहीं था, क्योंकि उस समय तो जीवन की उत्पत्ति हुई नहीं थी। तो यहाँ पर इन चट्टानों में जीवन की क्रिया, जीवाश्म नहीं पाए जाते। क्लियर यहाँ तक मामला क्लियर है, समझ में आ गया। इनको मूलभूत चट्टानें कहते हैं, परिवर्तित कहते हैं, रूपांतरित चट्टानें कहते हैं, जो ग्रेनाइट से निर्मित होती हैं। इनमें क्या है, जीवाश्म या जीव बोल सकते हो, जीवाश्म नहीं पाए जाते, यहाँ तक मामला क्लियर है। अब इसके बाद में जब इनमें जीवाश्म नहीं पाए जाते तो जाहिर सी बात है एक चीज़ की तो ज़्यादा प्रधानता है, और वो बात किसकी बात करें तो यहाँ पर खनिजों की प्रधानता सर्वाधिक है। अब खनिजों में भी कौन से, धात्विक और दूसरे कौन से, अधात्विक। धात्विक व अधात्विक दोनों खनिज पाए जाते हैं। बरसते शर्त यह है कि धात्विक अधात्विक खनिज जो भी हैं आपके वो सारे पाए जाते हैं, परंतु इनका आर्थिक दोहन बहुत ही कम हो पाता है। आर्थिक दोहन हम बहुत ही कम कर पाते हैं, इसलिए क्या है हमारे लिए क्या है, होने या न होने के बराबर है, क्योंकि आर्थिक दोहन तो हो नहीं पाता है। क्लियर। अब इसके साथ साथ जब आर्थिक दोहन क्यों नहीं हो पाता, क्योंकि ये चट्टानें कैसी हैं, कठोर हैं। कैसी हैं, इनकी संरचना कैसी है, कठोर संरचना है। अब जब कठोर संरचना है तो इनका आर्थिक दोहन तो होगा ही नहीं ना। हम खनिजों की जो उत्पत्ति है वो कर ही नहीं पाएंगे, खनिजों के बारे में जानकारी नहीं प्राप्त कर पाएंगे। पर संरचना कठोर है, पर एक कंडीशन यह है कि ये कैसी होती हैं, तो ये कैसी होती हैं, मतलब ये चट्टानें रवेदार होती हैं। कैसी होती हैं, रवेदार होती हैं। एक तो क्या है, इनकी संरचना कठोर होती है, ये चट्टानें रवेदार होती हैं, इनमें जीवाश्म नहीं पाया जाता, खनिजों की प्रधानता होती है। खनिजों में धात्विक अधात्विक सभी प्रकार के लगभग खनिज पाए जाते हैं, परंतु
अधिक कठोर होने के कारण हम इनका आर्थिक दोहन नहीं कर पाते। इसके साथ साथ ये चट्टानें कहाँ कहाँ दिखाई देती हैं, तो ऊपरी परतों के रूप में आपके कौन कौन से क्षेत्र, दक्षिणी पर्वत वाले क्षेत्र, बुंदेलखंड वाला क्षेत्र और इसके साथ साथ अरावली पर्वत। अब इस शब्दावली का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, तो जेडी डाना ने किया था। कब किया था, 1782 में किया था, 1782 में किया था। ये प्राचीन चट्टानें हैं, मूलभूत चट्टानें हैं, रूपांतरित हैं, परिवर्तित है, ठीक है। इसके साथ आर्कियन क्रम की जो चट्टानें हैं वो भारतीय प्रायद्वीप के 2/3 भाग को क्या कर रखी है, घेर रखी हैं। भारतीय प्रायद्वीप के लगभग 2/3 भाग को ये घेर रखी हैं। क्लियर यहाँ तक मामला समझ में आ गया। तो आगे बढ़े, सॉरी, इसके आगे वाला जो क्षेत्र है, तो उस आगे वाले जो क्षेत्र है उसमें हम क्या देखेंगे, इनके ये कहाँ कहाँ वर्तमान में साक्ष्य के देखने को मिलते हैं, तो निस के माध्यम से इनकी प्रधानता देखने को मिलती है। और वो किस रूप में, 3 प्रकार के निसों के रूप में। जैसे मान लीजिए सबसे पहले इंडिया का मैप बनाते हैं हम, मैप ऐसे बनेगा थोड़ा सा, बस अब आपको समझ में आ जाना चाहिए। क्लियर। अब देखो जो आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं वो 3 रूपों में है। कहाँ कहाँ, एक तो कौन सा, नीलगिरी निस में, दूसरा बुंदेलखंड, दूसरा कौन सा, बुंदेलखंड, तीसरा बंगाल निस, तीसरा कौन सा, बंगाल निस। इस रूप में क्या है, तीनों फैली हुई है। तो नंबर 1 कौन सा गया, ये वाला जो क्षेत्र है वो तो कौन सा गया आपका, नीलगिरी निस या नाइस, ठीक है। इसको ही क्या बोलोगे, मैसूर निस के नाम से भी जाना जाता है। इसको भी किस नाम से, मैसूर निस के नाम से जाना जाता है। अब इसकी विशेषता क्या है, ये कहाँ पर फैली हुई है, तो कर्नाटक फटार है वहाँ पर भी हैं, और बेंगलुरु फटार है वहाँ तक भी क्या है, ये फैली हुई हैं। कौन सी चट्टानें, नीलगिरी निस कहाँ तक फैली हुई है, कर्नाटक बेंगलोर वाले क्षेत्र तक ये फैली हुई है। इनको क्या बोलोगे, प्लूटोनी सेल के नाम से भी जाना जाता है। प्लूटोनी, नाइस बोल दो या निस बोल दो, नाइस के नाम से भी जाना जाता है। अर्थात अति पल्वित या बोल सकते हो इनको, या क्या बोल सकते हो इनको, आप बोल सकते हो वितलीय। इनको क्या बोल सकते हो, वितलीय नाइस, वितलीय चट्टानें। अब वितलीय क्या है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में अधिक गहराई पर स्थित है, तो क्या बोलोगे, प्लूटोनी। क्लियर। इसके साथ दूसरे लेते हैं बंगाल नाइस, जो लगभग यहाँ सी है, एग्जैक्ट देख लेना आप मैप में, बंगाल नाइस। इसको क्या बोलोगे, बंगाल निस चट्टानें। बंगाल निस चट्टानों की प्रधानता क्या है कि यह पश्चिमी बंगाल व उड़ीसा के साथ साथ झारखंड के कुछ क्षेत्र, छत्तीसगढ़ के कुछ क्षेत्र में फैली हुई है। इन चट्टानों का जो प्रारंभिक बोलते हैं कि इनकी पहचान कहाँ की गई, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ पहचान। तो पश्चिमी बंगाल के, पहचान की थी पश्चिमी बंगाल के मिदनापुर से की गई, पश्चिमी बंगाल के मिदनापुर से इनकी पहचान की गई। क्लियर। यहाँ तक ये मामला यहाँ तक समझ में आ गया होगा। क्लियर। इनका विस्तार आपको बताया दिया है कि ये पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ के कुछ क्षेत्रों में यह फैली हुई है। क्लियर यहाँ तक। इसके बाद में करते हैं बुंदेलखंड। इसके बाद में कौन सी, बुंदेलखंड नाइस। तो ये चट्टानें लगभग यहाँ से एक पट्टी के रूप में है, इससे क्या बोलोगे, बुंदेलखंड नाइस या निस के नाम से जाना जाता है। ये क्या है, सबसे प्राचीन है, सबसे क्या है, प्राचीन है। अब बुंदेलखंड निस की एक पहचान है
कि ये यहाँ पर एक पहाड़ी पड़ती है जिसका नाम क्या है, अरावली। अरावली के ऊपरी क्षेत्र में पड़ते दिखाई देती हैं। यहाँ पर पड़ता है लगभग हजारीबाग का पठार, ठीक है, या आप बोल सकते हो हजारीबाग के पठार से थोड़ा सा ऊपर वाले क्षेत्र तक ये आपकी बुंदेलखंड निस है, या ये बुंदेलखंड जो चट्टानें हैं आर्कियन क्रम की वो क्या है, फैली हुई हैं। और इस जो आपका क्षेत्र है ये बुंदेलखंड नाइस वाला, ये क्या है, अपने आप में सबसे प्राचीन है। क्लियर। अब इसका विस्तार अरावली से लेकर बिहार के सहसाराम तक ये चट्टानें फैली हुई है, एक पट्टी के रूप में क्या है, ये फैली हुई है। क्लियर है यहाँ तक क्लियर है। इसके साथ साथ यहाँ पे पड़ता है थोड़ा सा शिलांग का पठार। क्या पड़ता है, शिलांग का पठार। तो वहां पर भी ये चट्टानें मुख्य रूप से देखने को मिलती हैं। क्लियर, ये चट्टानें थी, क्लियर हो गई है। अब देखो, इनको मैंने प्लेटो नहीं बोला, तो इन जो चट्टानें थी कौन सी, पश्चिमी बंगाल की, उनको क्या बोला, अति पल्लवित चट्टानें। इनको क्या बोलते हैं, अति पल्लवित चट्टानें भी कहा जाता है, अति पल्लवित चट्टानें भी कहा जाता है। तो ये है सबसे इंपॉर्टेंट। फिर बात करते हैं नीलगिरी नीस है, या जो आपका मैसूर नीस है, वो नीले भूरे रंग से लेकर अत्यधिक काले रंग, या ये बोल सकते हैं कि जो ये चट्टानें हैं वो क्या है, नीले भूरे रंग से लेकर गहरे काले रंग की पाई जाती है, काले रंग तक पाई जाती हैं। क्लियर, यहाँ तक मामला समझ में आ गया। और यहाँ तक मामला समझ में आ गया तो आपकी चट्टानें भी लगभग क्या हो गई, ये कंप्लीट हो गई आपकी कौन सी, आर्कियन क्रम की चट्टानें। एक बार दोबारा सुन लो, आर्कियन क्रम की चट्टानें आद्य समूह की चट्टानें हैं। इनका निर्माण प्री पेलियोजोइक महाकल्प में हुआ था। आर्कियन शब्दावली का सबसे पहले प्रयोग या उपयोग किसने किया था, तो जेडी डाना ने पहले लिखा था, जेडी डाना ने 1782 में किया था। कब किया था, 1782 में किया था। आर्कियन क्रम की चट्टानें पृथ्वी के शीतलन संकुचन से बनी है, अर्थात मेग्मा लावा के ठंडा होने के बाद में ये चट्टानें बनी। इसी कारण इनको प्राचीनतम चट्टानें या सबसे पुरानी चट्टानें कहा जाता है। क्लियर, यह अत्यधिक कठोर है, यानी कि संरचना कैसी होती है, अत्यधिक कठोर होती है। इसी कारण इसमें जो खनिज, धात्विक अधात्विक खनिज पाए जाते हैं, उन खनिजों का आर्थिक दृष्टि से दोहन नहीं हो पाता, आर्थिक दृष्टि से दोहन नहीं हो पाता। इन चट्टानों को परिवर्तित, रूपांतरित या मूलभूत चट्टान के नाम से भी जाना जाता है। परिवर्तित, मूलभूत या आपके रूपांतरित चट्टानों के नाम से भी जाना जाता है। तीसरी मुख्य विशेषता, इनमें जीवाश्म नहीं पाए जाते, इनमें जीवाश्म नहीं पाए जाते। जब जीवाश्म नहीं पाए जाएंगे तो इनकी पहचान बहुत कम देखने को मिलती है। क्लियर, इसके साथ ही इनका जो विस्तार है वह है भारत के लगभग 2/3 भाग पर यह फैली हुई है। कौन सी, आपकी आर्कियन क्रम की चट्टानें। और विश्व के लगभग 87.6% भाग पर यह फैली हुई है, इनका ही रूप है। अब भारत के 2/3 भाग पर ये वर्तमान में ऊपरी परतों में कुछ क्षेत्रों में देखने को मिलती है, जैसे आपका दक्षिणी पर्वतीय क्षेत्र, बुंदेलखंड वाला क्षेत्र, और इसके साथ साथ अरावली वाला क्षेत्र, यहाँ पर यह देखने को मिलती है। तीसरी चीज, इसके साथ साथ यहाँ पर तो ये देखने को मिलती है, परंतु आंतरिक क्षेत्र में तो लगभग है ही है। ये कहाँ तक है, हिमालय की गर्भ तक, लद्दाख, कराकोरम, जास्कर, पीर पंजाल जो श्रेणी है उसके गर्भ तक यह फैली हुई है। ये तो इनकी कंप्लीट विशेषता हो गई। अब इनका क्षेत्र कौन कौन से हो गए, तो क्षेत्र हैं 3 रूपों में इस नाइसों की पहचान होती है। नंबर 1 नीलगिरी निस, या इसको क्या बोलते हैं, मैसूर निस के नाम से भी जाना जाता है। नंबर 2 बुंदेलखंड। नंबर 3 कौन सी, बंगाल निस। तो ये 3 निस है। इसमें सबसे पहले नीलगिरी निस, यह है कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के साथ तेलंगाना का कुछ क्षेत्र, तेलंगाना के कुछ क्षेत्र में यह मुख्य रूप से फैली हुई है। इसके साथ साथ कर्नाटक का पठार, बेंगलुरु का पठार,
इसमें भी यह मुख्य रूप से फैली हुई है। यहाँ पर मिलने वाली जो चट्टानें हैं उनको प्लूटोनी चट्टानें के नाम से जाना जाता था, ये अत्यधिक गहराई में है। दूसरा नाम इनको क्या बोलोगे, वितलीय चट्टानें भी कहा जाता है। इनको क्या बोलोगे, वितलीय चट्टानें भी। क्लियर हो गए यहाँ तक। इसके बाद में चलते हैं बंगाल नाइस। बंगाल नाइस पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, इसके आस इन क्षेत्रों में ये देखने को मिलती है। इसकी मुख्य विशेषता क्या है, यह आपकी कैसी चट्टानें हैं, अति पल्लवित चट्टानें हैं। कैसी चट्टानें हैं, अति पल्लवित चट्टानें हैं। अति पल्लवित चट्टानें यानी कि रूप परिवर्तित होता रहता है, बदलती रहती है। अब इसका रूप भी क्रिया क्या है, वही है। अब इसकी पहचान सबसे पहले कहाँ हुई थी, तो पश्चिमी बंगाल के मिदनापुर जो जिला है वहाँ से इसकी क्या हुई थी, पहचान हुई थी। इनको पल्लवित चट्टानें भी कहते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर जो मिलने वाली चट्टानें हैं उनको क्या कहेंगे, खोंडोलाइट। बता दिया होगा, नहीं बताया। इनको क्या कहेंगे, खोडोलाइट के नाम से भी जाना जाता है, जो आपको धारवाड़ क्रम में भी आएगी। ये खोडोलाइट चट्टानों के नाम से भी इनको जाना जाता है। क्लियर हो गई। इसके बाद में तीसरा और अंतिम निश है कौन सा, बुंदेलखंड वाला निश। यह एक पट्टी के रूप में अपने राजस्थान में चित्तौड़गढ़ से, चित्तौड़ में बेड़च नदी के ले से बिहार के सहसराम तक यह एक पट्टी के रूप में फैली हुई है। क्लियर। तो यह राजस्थान में पाई जाएगी, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, इन क्षेत्रों में ये मुख्य रूप से देखने को मिलती है। अब बुंदेलखंड वाला जो निश है वो सबसे प्राचीन है और इनमें क्या पाए जाएंगे, रवेदार चट्टानें देखने को मिलती है। तो दोस्तों आज का जो आर्कियन क्रम की जो चट्टानें, शायद मैं आशा करता हूँ कि इसी क्षेत्र में अभी जो आपका सेशन रहा उसमें कंप्लीट याद हो गई होगी, बिना रोक टोक के। आराम से, बड़ा इजी वे था, आराम से याद हो गई होंगी। अब नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे धारवाड़ क्रम की चट्टानें, जो भी कौन सी में थी, आद्य कल्प या आद्य समूह की चट्टानें थी। आद्य, पुराण, द्रविड़ और आर्य क्रम, ये किसने दिया था, ये किसने दिया था, ये आप नेक्स्ट क्लास में आप मुझे बताओगे। क्लियर। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास हम बाद में लेते हैं। क्लियर।